डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन और डॉट प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन वन काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहा गया था। अब दूसरा उसके आगे है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या उसी को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि सिंबल जो हम लेते हैं उसमें क्रॉस का सिंबल लेते हैं, इसीलिए उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहा गया है। और उसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा गया? क्योंकि जो उसका रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डॉट प्रोडक्ट में टू वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें साइन हम डॉट का लगाते हैं, और जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसीलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो अगर दो वेक्टर्स हैं जिनको हम ए और बी से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, इनके बीच में सर्टेन एंगल है थीटा। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है कैसे डिफाइंड है? इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी inclined at an angle theta, then their dot product, cross product is defined as, ये होता है देखिए ए क्रॉस बी, ये वेक्टर ए क्रॉस बी। इस तरह से इसका सिंबल है। तो ये होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एंड ए यूनिट वेक्टर एन कैप। तो अब एन कैप क्या है? एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, और ए बी और एन कैप एक राइट हैंडेड सिस्टम या एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन फॉर्म करते हैं। राइट हैंडेड सिस्टम ये है, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी के ही डायरेक्शन में एन है, या जिस डायरेक्शन में एन होगा ए क्रॉस बी का भी वही डायरेक्शन होगा। तो इसमें एक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा गया है। तो अगर ये ए है और ये बी है, तो ये है ए क्रॉस बी, तो एन का डायरेक्शन और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन सेम होगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, या इसको कहते हैं राइट हैंडेड सिस्टम, ये एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो लिख सकते हैं वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू बोथ ए एंड बी such that A vector, B vector and n cap forms right-handed system. या एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी ऐसे होगा। देखिए यहाँ पर अगर फिगर में यहाँ लें तो ऐसे बना सकते हैं,
तो ये है ए क्रॉस बी, यही डायरेक्शन ऑफ एन है। तो इस तरह से है, ये ए है, फिर ये बी है, तो ये है ए क्रॉस बी। तो ऐसे ए से चलेंगे बी की तरफ जब, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होना चाहिए, क्लॉकवाइज नहीं होता। तो इसका मतलब इसमें सर्टेन डायरेक्शन है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, वेक्टर प्रोडक्ट कहा गया। क्लियर है? तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं डॉट प्रोडक्ट में, लिख चुके हैं ना? जिसको लिखना हो लिखिए जल्दी। इसको और पतला कर दें, ये है? कैसे होगा? और मोटा बहुत चल रहा है, कहाँ से है? ए ठीक ठीक, चलो ठीक है। छोड़ो छोड़ो, नहीं आएगा। देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। इक्वल क्यों नहीं है? ए क्रॉस बी देखिए क्या था, अगर हमने इसको ए लिया, इसको बी लिया, तो ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, अपवर्ड है ये। तो बी क्रॉस ए क्या होगा, जैसे ये है ना ए क्रॉस बी, तो अगर ये दोनों एक प्लेन में है तो ये प्लेन के नॉर्मल है अपवर्ड, और अगर बी से ए की तरफ चले तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करना पड़ेगा। ये बी है ना, तो बी से ए की तरफ एंटी क्लॉकवाइज तो डाउनवर्ड हो जाएगा, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गए दोनों के। अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो ये जब बी है, ये है ए, इनके बीच वही सेम एंगल थीटा है, तो जो बी क्रॉस ए है ये ऐसे आ जाएगा। तो ये और ये एंटी पैरेलल होंगे, तो इनमें डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर, इसीलिए दोनों इक्वल नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ये कम्यूटेटिव नहीं है ना? क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एडिशन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव है, डॉट प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव था कि नहीं? अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं
if two vectors are parallel, then their dot product, cross product क्या होगा, A क्रॉस B, ये क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन द टू पैरेलल वेक्टर्स 0 डिग्री होगा, तो साइन थीटा 0 हो गया कि नहीं, साइन 0 इज 0, तो इसीलिए 0 आएगा। अब अगर सेल्फ वेक्टर है जैसे A क्रॉस A, तो ये तो पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगा कि नहीं। अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, A and B are perpendicular, then A क्रॉस B क्या होगा, मॉड A मॉड B साइन 90 इंटू ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू A एंड B, तो ये मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम होगा। यानी अगर इसका हम मॉड ले लें तो क्या आएगा, मॉड A इंटू मॉड B, तो अगर ये मॉड लेंगे इसका, क्योंकि इसमें एक n कैप भी है, तो ये हो जाएगा मॉड A इंटू मॉड B कि नहीं। तो इसका मतलब अगर टू वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, तो उनके मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। और मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस था, डॉट प्रोडक्ट में क्या था, कॉस था, तो उसकी मिनिमम वैल्यू -1 थी और मैक्सिमम वैल्यू +1 था। तो जो डॉट प्रोडक्ट है उसका वेरिएशन कहां से कहां तक है, -AB से +AB तक, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। तो जो रेंज होगा क्रॉस प्रोडक्ट का 0 टू मॉड A इंटू मॉड B, 0 टू मॉड A इंटू मॉड B होगा, ये होगा। देखिए ये इसका रेंज है, और डॉट प्रोडक्ट में क्या था, -AB टू +AB था। क्लियर है। अगर हम ये ले लें A इक्वल टू AXI AYJ AZK, तो AX AY AZ X Y और Z कंपोनेंट्स हैं वेक्टर A के, और इसी तरह B को अगर ले ले, B इक्वल टू BXI BYJ प्लस BZK, देन A क्रॉस B, ऐसे एक डिटर्मिनेंट होता है, देखिए IJK, यहां पर AX AY AZ, फिर BX BY BZ, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअल में इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस तरह का मल्टीप्लिकेशन बार बार आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कहीं भी निकालना होगा तो ये बार बार इस तरह का आएगा। तो पहले इसको, ये एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर में होता है, तो 3x2 3x3 का डिटर्मिनेंट है, इसमें इसको कहते हैं रो और इसको कहा जाता है कॉलम। तो हम किसी तरह से इसका चाहे रो वर्सेज या कॉलम वर्सेज एक्सपेंशन कर सकते हैं।
तो मान लीजिए हमने ये रो चूज किया, तो पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट कंपोनेंट आई कैप, तो यहाँ लेंगे आई, फिर इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहाँ देखिए रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये 4 बचे, तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए वाई बी जेड फिर माइनस बी वाई ए जेड, तो ये हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। फिर ये पहला जो कंपोनेंट है ये होता है पॉजिटिव, दूसरा जो कोऑर्डिनेट इसका है या दूसरी एंट्री क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ माइनस जे, तो ये रो ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो ए एक्स और बी जेड बचेगा, तो यहाँ आएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड प्लस के, फिर ये पॉजिटिव है तो के, अब ये रो और ये कॉलम छोड़ा तो यही बचे 4, ए एक्स बी वाई, ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, तो ये इसका एक्सपेंशन है। लेकिन बाकी इसमें कितने टर्म्स आए, ये 6 आए कि नहीं, इसमें केवल 6 कंपोनेंट आए हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 3 कंपोनेंट नहीं है। क्यों नहीं है, आई क्रॉस आई, जैसे अभी बताया था ना, ए क्रॉस ए क्या है 0, तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे 0 होगा और के क्रॉस के भी, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री है। तो हम यहां देखिए लिख रहे हैं आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, ऑल आर 0, क्योंकि एंगल बिटवीन द सेल्फ वेक्टर 0 डिग्री है और साइन 0 हमेशा क्या होगा 0। अब बाकी जो 6 आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, ये देखिए, अगर हम ये ले यूनिट वेक्टर चलांग एक्सिस आई जे के, तो अब मान लो एक हमने यूनिट सर्किल कंसीडर किया, यूनिट सर्किल माने सर्किल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, तो ये हो गया आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप और ये हो जाएगा के कैप। जब इसको हम एक्स, इसको वाई और इसको जेड एक्सिस लेंगे, अब जो हमारा रोटेशन है या ओरिएंटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या रहता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन हुआ। तो जब हम आई से जे लेंगे तो के आएगा, फिर जे से के लेंगे आई आ जाएगा और के से आई लेंगे तो जे आ जाएगा, तो ये है आई क्रॉस जे, तो ये कितना हुआ आई जे, तो तीसरा के। क्यों ऐसा आया, आई और जे परपेंडिकुलर है और के उसके भी परपेंडिकुलर है और कैसा है एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। इसी तरह से जब हम लेंगे जे क्रॉस के, तो अब देखिए ये जे है और ये के है, बचा क्या आई, तो यहाँ आई कैप आया और फिर के क्रॉस आई तो क्या मिलेगा जे कैप। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, जे क्रॉस आई, तो अब जे क्रॉस आई देखिए क्या आया, जे क्रॉस आई, तो अब ये है जे और ये आई, तो अब हम क्लॉकवाइज चलने लगे तो ये निगेटिव आ जाएगा। अभी बताया था ना ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो यहाँ आई क्रॉस जे है तो माइनस जे क्रॉस आई, तो ये माइनस के हो गया। इसी तरह से के क्रॉस जे क्या हो जाएगा माइनस आई और आई क्रॉस के, तो ये हो जाएगा माइनस जे, तो यही 6 आए, इसीलिए वो प्लस और माइनस आ रहा है, इसीलिए रिजल्ट में क्या आया प्लस और माइनस। तो पहले इसका एक्सपेंशन इस हिसाब से कर लेते हैं, उसके बाद इस फॉर्म में लिखा जाता है। ये मैथमेटिक्स में होता है, 2 टॉपिक है, डिटर्मिनेंट है और मैट्रिक्स है। तो ये है डिटर्मिनेंट, ये क्या है एक डिटर्मिनेंट है, इसका जो एक्सपेंशन है जो यहां से रिजल्ट मिलता है ये वही है, इसीलिए इस रूप में लिखा जाता है। तो जब भी इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो बहुत इजी हो जाएगा। इसको ऐसे लिखिए, पहले जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स, फिर दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट, फिर आई,
तो आई जिस रो और उस कॉलम में उसको बंद कर लिया, जो बचेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीच में एक माइनस साइन, फिर ऐसे चलेंगे। तो इस तरह से इसका हम एक्सपेंशन कर लेंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से एक रो के अलोंग हम जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इस तरह का रिजल्ट हमको तुरंत मिल जाएगा। अब इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं, कहाँ हम इसको यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इसको यूटिलाइज करेंगे। पहले तो इससे हम क्या निकालते हैं या इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है। क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर कोई वेक्टर ऐसे है, देखिए ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और ये एक पैरेललोग्राम के साइड्स है, यहाँ पर बी है, तो एक पैरेललोग्राम ऐसे बना सकते हैं। ये भी ए वेक्टर हो जाएगा और ये भी बी वेक्टर हो गया, तो ये बना एक पैरेललोग्राम। तो इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको डेल्टा लिखें तो ये हो जाता है मॉड ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, उसमें वेक्टर फिर नहीं रहेगा ना, एन कैप का मॉड 1 हो जाता है, एन कैप का मॉड क्या होगा 1 हो जाएगा। और इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, जिसके साइड ए और बी है, इसका हाफ होगा, यहां से ज्वाइन कर लें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं ऐसे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो वो हो जाएगा हाफ मॉड ए क्रॉस बी, हाफ मॉड ए क्रॉस बी। तो एरिया क्या आ जाएगा ट्रायंगल। फिर इसमें फिजिक्स में क्या काम है इसका, हम निकालते हैं टॉर्क। क्या निकालते हैं, टॉर्क। टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, आर क्रॉस एफ होता है। एफ क्या है, फोर्स जो किसी बॉडी पर अप्लाई किया गया हो। आर क्या है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां पर फोर्स अप्लाई किया गया फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि नहीं, वो है आर, पोजीशन वेक्टर है। इसी तरह से और बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें हम इसको निकाल सकते हैं, जैसे एंगुलर मोमेंटम एल, तो ये भी होता आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। अब आर क्या है, वही पोजीशन वेक्टर है, और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या कहा जाता है, एंगुलर मोमेंटम। ऐसे लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स एफएम लिखते हैं, ये होता है वी क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। और ये क्या है, ये है लॉरेंज फोर्स, कि नहीं, या इसको अभी केवल मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं। तो ये है, तो इस तरह से इसका हम ज्यादातर यूटिलाइज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। एक और रिजल्ट, इससे बहुत बड़ा रिजल्ट पूछा जाता है, डिटरमिन ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स। डिटरमिन ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स। तो अभी देखिए हमने जो बताया था इससे पहले, ए क्रॉस बी है क्या, ए क्रॉस बी इक्वल टू है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। तो एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो इसका मतलब हम एन कैप कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें किसी वेक्टर को के अलोंग यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो पीछे बताया था उसका हम वेक्टर को मॉड से डिवाइड कर देते हैं, कि नहीं, वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मॉड। तो क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर।
तो अगर यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू ए एंड बी लेना है तो क्या लेंगे, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी, फिर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट के मॉड से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू ए एंड बी बोथ। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू बोथ ए एंड बी, तो इससे हम निकाल सकते हैं इसको कि नहीं, इससे हम डिटरमिन कर लेंगे तुरंत। तो दो ज्यादातर कहाँ यूज होता है, ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटरमिन यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू टू गिवन वेक्टर्स, तो तुरंत क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट और उसके मॉड से उसको डिवाइड कर देंगे। टार्क, एंगुलर मोमेंटम, ये निकालने के लिए आएगा। मैथमेटिकल अगर होता, मैथमेटिक्स का ब्रांच अगर रहता, जैसे IIT का है या JEE एडवांस का है, तो उसमें एरिया पैरेललोग्राम, एरिया ट्रायंगल, ये सब भी निकालने के लिए रहते हैं, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो ये सब इसके एप्लीकेशन है। फिर इसमें हाँ अब देखिए इसमें एक टॉपिक और है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव होता क्या है, अगर दो बॉडी या दो से अधिक बॉडी एक साथ साथ मोशन करें तो किसी एक बॉडी का विथ रिस्पेक्ट टू द अदर बॉडी, या अगर हम केवल टू बॉडीज कंसीडर कर रहे हैं, इफ टू बॉडीज आर इन मोशन देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अदर, या वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी रिलेटिव टू अदर इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, या इसी तरह रिलेटिव एक्सीलरेशन कि नहीं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टू बॉडीज कौन से हो सकते हैं या उसको कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए दो लोग साइकिल चला रहे हैं एक रोड पर, एक साथ साथ चल रहे हैं, तो अगर दोनों की सेम स्पीड है, डायरेक्शन भी सेम है, तो वेलोसिटी सेम है कि नहीं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे अपीयर होंगे, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा ना, एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से एक ही ट्रैक पर अगर चल रहे हैं तो दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर हमेशा क्या होगा, जीरो कि नहीं, रिलेटिव माने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। तो जीरो कैसे आया, मेन पार्ट ये है कि ये जीरो कैसे होगा, एक साथ साथ अगर चल रहे हो या अपोजिट डायरेक्शन में है तब क्या होगा, या किसी एंगल पर मोशन कर रहे हो तब क्या होगा, कैसे हम निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, या रिलेटिव मोशन है तो रिलेटिव एक्सीलरेशन या कोई भी वेक्टर का रिलेटिव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ज्यादातर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। रिलेटिव मोशन का मतलब हुआ कि अगर दो बॉडी एक साथ मोशन कर रहे हो तो एक बॉडी का रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट निकालने के लिए दूसरे को क्या मानना पड़ता है, रेस्ट। क्या मानते हैं, रेस्ट, तभी तो निकाल पाएंगे। तो रेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसकी वेलोसिटी को क्या करना होगा, जीरो, उसकी वेलोसिटी क्या करना रहेगा, जीरो। और किसी वेक्टर की वेलोसिटी जीरो कैसे आएगी, जब जितना वेक्टर है उसके अपोजिट वेक्टर को उसमें ऐड कर दें, अपोजिट वेक्टर को ऐड कर दें, तब क्या हो जाएगा, जीरो। तो मान लीजिए दो वेक्टर हैं ऐसे, या दो टू वेलोसिटीज है, मान लीजिए वेलोसिटी है VA और ये दूसरी बॉडी की वेलोसिटी है VB। अब अगर हम बॉडी के ए बॉडी यहां पर और B बॉडी ये है, इसका मोशन इस डायरेक्शन में है और इसका मोशन उससे कितने एंगल पर है, थीटा। तो ये डायरेक्शन लिया जाता, देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये वेलोसिटी ऑफ A है और ये वेलोसिटी ऑफ B है, तो ये एंगल नहीं होगा, क्या एंगल होगा, ये एंगल होता है जो आगे का डायरेक्शन है,
उससे एंगल मेजर होता है, ये बैक वाला नहीं होगा कभी। क्लियर हुआ? अरे भाई यही चाहे तो पैरेललोग्राम बना सकते हैं, तो ये एंगल आएगा ना कि नहीं आएगा, ए और बी के भी। तो अगर हम मान लो वेलोसिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये बॉडी ए है और ये बॉडी यहाँ पर बी है, बॉडी ए मूविंग विथ वेलोसिटी वी ए एंड बॉडी बी मूविंग विथ वेलोसिटी वी बी एट एन एंगल थीटा विथ द वेलोसिटी ऑफ वी ए। तो हम अगर ए का रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करना होगा, बी के वेलोसिटी को क्या लेने होंगे, जीरो। तो ट्रीटेड इज एज ए जीरो। तो अब जीरो करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, इसको रिवर्स डायरेक्शन में कर दे, इस डायरेक्शन में मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी बी होगा। और तब ये जो आएगा यही हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और ये कैसे निकलता है, सबट्रैक्शन में बताया था कि नहीं, सबट्रैक्शन यही तो था। तो अब इसको जब हम लिखते तो ऐसे आता है, ये हो जाता वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, हेलो, हाँ बोलिए। जी जी, हाँ बोलिए। अरे सेंटर पर जाओ, वहां पता करो, सेंटर पर जाओगे तब मालूम होगा ना। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये था, देखिए मॉड ऑफ वी ए बी इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2va vb cos थीटा। इससे हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इसका एंगल कितना होगा, ये होगा एंगल, देखिए अगर इसको अल्फा लिखे तो tan अल्फा वी ए, तो वी बी हम ए का निकाल रहे हैं, वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए प्लस वी बी, तो यहां माइनस हो जाएगा, प्लस के बजाय क्या हो जाएगा, माइनस हो गया है। यहां कॉस आ जाएगा, एडिशन होता तो प्लस होता, सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस होगा, वही यहां पर भी है, एडिशन होता तो ये क्या आता प्लस, सब्ट्रैक्शन है तो क्या है माइनस। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और क्या आ जाएगा, ये डायरेक्शन। तो इन दोनों से हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी ये रहता है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि परपेंडिकुलर है, अभी उसको हम डिस्कस करेंगे, या एक डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। तो अगर बॉडी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, केस 1 ले सकते हैं, इफ two bodies A and B are moving in the same direction, थीटा क्या होगा, अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दो बॉडीज, तो एंगल बिटवीन देयर वेलोसिटीज क्या होगा, जीरो। तो थीटा जीरो हो गया, तो साइन क्या होगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, और कॉस जीरो, कॉस जीरो 1 हो जाएगा। तो देन साइन जीरो इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो इक्वल टू 1। तो अब ये देखिए वी ए बी क्या आएगा,
मैग्नीट्यूड, ये हो गया 1, तो अब यहाँ आएगा VA² प्लस VB² माइनस 2VA VB, तो VA माइनस VB का होल स्क्वायर, और यहाँ रूट है तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया VA माइनस VB। ये मैग्नीट्यूड केवल है, वेक्टर नहीं। और एंगल क्या आएगा tan अल्फा, ये पूरा टर्म ऊपर का 0 हो गया, तो tan अल्फा इक्वल टू 0, या अल्फा क्या होगा 0 हो गया, या 180 डिग्री हुआ कि नहीं। तो क्या आएगा रिजल्ट, या तो बॉडी उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा या उसके अपोजिट। तो अगर उसी डायरेक्शन में कब होगा, यहां देखिए VA माइनस VB, अगर VA लार्ज है तो पॉजिटिव होगा, VA लार्ज है तो वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग VA, और अगर ये स्मॉलर होगा, ये लार्जर होगा, तो निगेटिव वैल्यू आएगा। इसका मतलब हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी इज अपोजिट टू VA, क्या आएगा अपोजिट टू VA। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो जब हम A का वेलोसिटी ले रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव वैल्यू आई, तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इज अलोंग VA। इफ इट इज नेगेटिव देन रिलेटिव वेलोसिटी इज अपोजिट टू VA। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में VA है उसके अपोजिट हो जाएगा। क्लियर आया, बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अगर इसका वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन है रिलेटिव वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है। अगर नेगेटिव आया तो उसके क्या है अपोजिट है। क्लियर हुआ, लिख लीजिए ये सब, इसको लिखो, यहां हम बोल दे रहे हैं, जल्दी लिख लिया। लिखिए इफ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी है VA और VB, साइन तब थीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, का 0 वैल्यू 1, तो इसी रिजल्ट में रखेंगे। तो अब ये आ गया मॉड उनके मैग्नीट्यूड। अब ये पैरेलल लगाएं, वेक्टर लगाएं, या वैसे ही लिख दो, वेक्टर हटा दो, तो क्या हो गया स्केलर। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ VAB, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, ये आ गया VA माइनस VB। इफ इट इज पॉजिटिव, लिखिए इफ इट इज पॉजिटिव, इफ इट इज पॉजिटिव देन relative velocity is along A, then relative velocity is along the motion of A या VA, then relative velocity is along VA। A है velocity of the body A कि नहीं, VA का मतलब velocity of body A और VB का मतलब velocity of body B। लिखिए if it is negative, if it is negative then direction of relative velocity is opposite to VA। Similarly we can determine relative velocity of B with respect to A, relative velocity of B with respect to A। अभी A का निकाला हूं ना, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे VBA relative velocity of B with respect to A, तो ये हो जाएगा VBA इक्वल टू स्क्वायर रूट, या वो रिजल्ट हटाइए, वो तो हम निकाल चुके हैं ना,
डायरेक्शन क्या लिया था? कहाँ गया? ये लिया था, देखिए अब ये होगा VB माइनस VA। पहले क्या था? VA माइनस VB, अब क्या आया? VB माइनस VA, क्योंकि क्या लिया? रिलेटिव वेलोसिटी आप B लिया। अब अगर ये पॉजिटिव है तो A के डायरेक्शन में या B के डायरेक्शन में, और अगर निगेटिव है तो इसके अपोजिट। कंसेप्ट तो वही रहेगा कि नहीं? थर्ड पार्ट में ये है, if two bodies are moving in opposite direction, if two bodies are moving in opposite direction, अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तब क्या होगा? थीटा इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। देन साइन 180 0 और कॉस 180 -1, हेंस relative velocity of A with respect to B, तो ऐसे लिखेंगे VAB। अब क्या आया? ये रिजल्ट था, देखिए यहां था VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर -2 VA VB cos 180, तो ये माइनस हो गया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, कि नहीं? यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये होगा VA प्लस VB का होल स्क्वायर, और रूट है तो हट जाएगा, तो क्या मिलेगा? VA प्लस VB। तो इसका मतलब अगर दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो वेलोसिटीज ऐड होंगे, चाहे आप VAB निकालोगे और चाहे VBA निकालोगे, क्या करेंगे? वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, कि नहीं? और उसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन के लिए, और उसी तरह से फिर रिजल्टेंट इनका हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लिख लिया? इसी तरह VBA भी होगा, VA प्लस VB ऐड होने पर चाहे प्लस VA को लिखिए प्लस VB या VB प्लस VA, रिजल्ट तो एक ही आएगा। अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल है। पहला तो है, एक होता है रेन। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, रेन एंड अम्ब्रेला, रिलेटेड टू रेन एंड अम्ब्रेला। अब मान लीजिए रेन वर्टिकल है एट ए टाइम, कोई पर्सन अगर छाता लेकर के खड़ा है तब तो वो ऐसे सीधा रखेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मान लीजिए उसका मोशन होने लगे, वो किसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो, तब कैसे प्रोटेक्ट करेगा? तो कभी कभी इसका रिजल्ट पूछा जाता है कि किस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला को होल्ड करे कि अपने आप को क्या कर ले? प्रोटेक्ट कर ले। या कभी होता है कि रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, विंड इज ब्लोइंग, अगर विंड भी ब्लो कर रहा हो एक सर्टेन डायरेक्शन में, तब किस डायरेक्शन में कोई पर्सन खड़ा है तो अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। या फिर वो मोशन कर रहा है तब कहाँ अम्ब्रेला को होल्ड करेगा? तो पहले रेन और विंड का रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे और फिर उसका अगर मोशन है तो रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इतना टिपिकल नहीं रहता कि दो या दो से ज्यादा बॉडी का मोशन उसमें दिया जाए।
दो ही रहता है, या तो रेन का रहेगा, विंड का रहेगा, या रेन का रहेगा और पर्सन मोशन कर रहा होगा, ऐसे दिया रहेगा। तो उसका हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। लिखिए एप्लीकेशन, पहले लिखिए, इफ rain is falling, if rain is falling vertically downward with velocity vr, r सफिक्स है, ऐसे लेंगे, देखिए विथ वेलोसिटी vr, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन with velocity vr, and a boy with umbrella moving with velocity vm, m सफिक्स है, मूविंग विथ वेलोसिटी vm, देखिए यहां दिखा रहा हूं, v मैन या बॉय का v भी लिख सकते थे, हॉरिजॉन्टल देन to protect himself man hold the umbrella at the relative direction of rain, at the relative direction of rain as अब देखिए यहां देखिए, अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन निकालें तो इसको हमें अपोजिट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस vm, कि नहीं, जिसका हम निकाल रहे हैं रेन का वो ऐसे ही रहेगा, और दूसरा जो है उसको क्या करेंगे, अपोजिट ले आएंगे, तो ये अब रिजल्टेंट होगा, और ये डायरेक्शन आया, ये हो गया vrm, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, अब इस डायरेक्शन में रेन की फॉलिंग हो रही है, पहले क्या था, वर्टिकल था, जब वो इस डायरेक्शन में मोशन करने लगा तो अब इसका रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो उसको अम्ब्रेला का होल्ड करना पड़ेगा, ये है अम्ब्रेला का डायरेक्शन, वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके तरफ, कि नहीं, कि अपोजिट, उसी तरफ, तो ऐसे ही आया, तो अब ये एंगल निकाल सकते हैं, ये एंगल थीटा, वही एंगल ये थीटा होगा फ्रॉम द वर्टिकल, तो इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ये क्या है, ये इसी के इक्वल है, कि नहीं, ये क्या है vm, और ये क्या है रेन, तो आप निकाल सकते हैं tan, कि नहीं, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये है, और ये है vm अपॉन vr, तो इससे थीटा निकल आएगा, tan इनवर्स vm अपॉन vr, ये मैग्नीट्यूड है, जान लीजिए, कभी उसमें डायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर का डिवीजन नहीं होता कि इसके ऊपर भी वेक्टर और इसके ऊपर, दोनों के क्या लेने हैं, मैग्नीट्यूड, तो अब ये जो एंगल निकलेगा, ये डाउनवर्ड एंगल आया, वही अपवर्ड होगा, तो वर्टिकल से जिस डायरेक्शन में मैन मोशन कर रहा उतने एंगल पर अपने अम्ब्रेला को क्या करेगा, वो होल्ड करेगा, तब प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर इनकी वैल्यूज दिए रहेंगी तो हम तुरंत उसको डिटरमिन कर लेंगे कि नहीं, कितने एंगल पर वो
अम्ब्रेला को वर्टिकल से कितना एंगल पर उसको इंक्लाइन कर ले, झुका ले कि अपने आप को क्या कर ले, प्रोटेक्ट कर ले। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा कभी कभी ये रहता है कि रिवर में कोई पर्सन है, अब वो मान लीजिए बोट या स्वयं स्विम कर रहा है सेल्फ। तो अगर मान लीजिए वाटर में कोई पर्सन स्विम कर रहा हो, तो जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है अगर उसी डायरेक्शन में स्विम करेगा तो उसका जो रिजल्टेंट होगा ऐड हो जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। वही ट्रेन के लिए भी है। अगर ट्रेन में कोई पर्सन जिस तरफ ट्रेन चल रही उसी तरफ मोशन करने लगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, बढ़ जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक तीसरा होता है कि अगर कोई पर्सन रिवर बैंक पर है और रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो दो सिचुएशन होती है। एक तो मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है और एक शॉर्टेस्ट पाथ यानी मिनिमम डिस्टेंस कवर करना चाहता है। ये दो अलग अलग सिचुएशन है, दोनों कभी मिनिमम नहीं होगा, दोनों कभी मिनिमम एक साथ कभी मिनिमम नहीं होगा, दोनों अलग अलग सिचुएशन है। तो एक दूसरा एग्जाम्पल है, सेकंड, ये हो गया। सेकंड एग्जाम्पल लिखो, देखिए, इफ ए पर्सन want to cross the river, a person want to cross the river along shortest path, then what is the angle from the downstream person swim यानी डाउन स्ट्रीम से कितने एंगल पर वो स्विम करे। तो यहां देखिए, यहां पर मान लीजिए पर्सन है ए पर और वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है, तो क्रॉस करके कहां पहुंचेगा, बी पर, अपोजिट बैंक, है ना। लेकिन रिवर भी फ्लो कर रहा है, रिवर की मान लीजिए स्टडी फ्लो है VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, और मैन इसको क्रॉस करना चाहता है। तो पहले कैसे वो क्रॉस करेगा, परपेंडिकुलर टू द फ्लो, तब वो शॉर्टेस्ट पाथ एक्वायर करेगा। अगर वो ऐसे मोशन करे सीधे तब वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा जितना विड्थ ऑफ द रिवर है। लेकिन इस डायरेक्शन में चलने के लिए उसको किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए, तो एट सर्टेन एंगल विद द नॉर्मल टू द फ्लो, वो कुछ इस डायरेक्शन में चले। तो जब इस डायरेक्शन में चलेगा और रिजल्टेंट कहां पहुंचेगा, इस डायरेक्शन में, तब वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग मोशन करेगा। तो एक पैरेललोग्राम ऐसे बनाओ और ये एंगल मान लो है थीटा। जब पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये हो गया VR और ये क्या है, B मैन मान लीजिए, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो इस वाले से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल से। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर है VR, तो ये हो जाएगा VR अपॉन VM।
अब इसको थीटा निकाल ले, साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी एम, तो वो नॉर्मल से कितना एंगल पर हो, और फ्रॉम द फ्लो ऑफ वाटर या रिवर तो ये 90 डिग्री ऐड कर लेंगे, तो फ्रॉम डाउन स्ट्रीम एंगल कितना होगा 90 प्लस थीटा, ये एंगल हो जाएगा, जिससे वो रो करे या स्विम करे तो सीधे अपोजिट बैंक पर पहुंचेगा अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर हुआ? तो ये रिजल्ट है। फिगर बनाइए। अब अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहा हो तो कितना टाइम है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टी इक्वल टू, तो टी मिनिमम नहीं होगा, अगर शॉर्टेस्ट पाथ है तो टी क्या होगा, मिनिमम टाइम नहीं लगेगा। और कितना डिस्टेंस कवर करना है, डी, और किस स्पीड से, इस डायरेक्शन में जो उसकी स्पीड है कि नहीं, इस डायरेक्शन में क्या स्पीड है, इस डायरेक्शन में उसकी क्या स्पीड है। अरे भाई ये है वी आर, ये वी एम और ये वी आर, ये नहीं निकाल सकते, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो ये आएगा वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, इतने टाइम में वो क्रॉस करेगा रिवर। अब ये डायरेक्शन होगा ना, इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, तो इस डायरेक्शन में दिस स्क्वायर माइनस दिस, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो वी एम स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब इसको आप कैपिटल वी अगर मान लेते तो कैपिटल वी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आता, वी एम स्क्वायर, तो वी एम स्क्वायर दिस डायरेक्शन में जब आप ये निकालते तो दिस इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस, वही यहाँ लिखा हुआ है वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। क्लियर आया? तो इस टाइम में वो रिवर को क्रॉस कर लेगा। अब एक दूसरा सिचुएशन है, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, तो पहले ये लिख लिया, लिखो सेकंड पार्ट लिखो, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। बोलिए। कौन सा? वर्टिकल ऐसे, अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, देखिए एक ट्रायंगल है, ये हो गया मान लीजिए एंगल थीटा, तो ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यही है ना। क्लियर हुआ ये? तो अब मान लो आपको ये निकालना है या ये निकालना है, तो क्या करोगे, दूसरे को इधर ट्रांसफर करोगे ना कि नहीं। अब वो वाला रिजल्ट देखिए, पहले यहां समझ लीजिए,
ये देखिए, ये है फ्लो ऑफ रिवर। एक मिनट, उसको हटाना पड़ेगा ना फिर। यहाँ पर है तो बहुत सारा। ये देखिए, ये है रिवर, है ना। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन है, अब ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो जब पैरेललोग्राम आप बनाओगे, ऐसे पैरेललोग्राम बनाओ, ये पूरा है वी आर, ये क्या है वी आर, तो वही है ना वी आर कि नहीं है। और ये क्या है, ये वी एम है, तो ये हाइपोटेन्यूज है ना। अब मान लो ये वी है, तो ये आया वी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर इक्वल टू वी एम स्क्वायर, आया ना। तो वी एम स्क्वायर क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम स्केलर लेंगे ना, लेंथ लेंगे, तो आपका वी स्क्वायर क्या आया, वी स्क्वायर आया वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, और v इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, जैसे यहाँ v स्क्वायर का मतलब है वेक्टर b डॉट वेक्टर b, ये होता है ना, वही है v स्क्वायर। तो आप जब वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तब वो लिखते, हम क्या निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, तो दिस स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस, तो जब ये निकालोगे क्या आएगा, दिस स्क्वायर, तो दिस प्लस दिस। अब ये हमको कैलकुलेट करना है ना। और ये डेप्थ कितनी थी, d, तो अब आएगा t इक्वल टू डी बाई वी, और v के जगह क्या लिखा, स्क्वायर रूट वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। क्लियर आया, ये होगा। चलिए, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। तो अब ये देखिए, ये है रिवर। अब पर्सन अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है तो हमेशा अपने जो मोशन है वो परपेंडिकुलर टू द फ्लो बनाए रखे, परपेंडिकुलर टू द फ्लो। तो जब ऐसे वो क्रॉस करना चाहेगा तो अब ये वीएम हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये आएगा, और ये कहाँ जाएगा मैन को लेकर, इस प्लेस पर, तो वो ए टू बी पहुंचेगा, अपोजिट बैंक, डायरेक्टली अपोजिट बैंक पर नहीं पहुंचेगा। तो लेंथ तो लार्ज हो गया, लेकिन उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, इसलिए टाइम क्या हो जाता है, मिनिमम। तो टू क्रॉस द मिनिमम टाइम, ये होता है टाइम कितना रहेगा, ये मिनिमम टाइम होता है। और उस केस में क्या रहे, कितना डिस्टेंस कवर करना है, डी, और किस डायरेक्शन में, अगर वो इस डायरेक्शन में चलता तो क्या लिखते, डी बाई इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वीएम, क्या वेलोसिटी है वीएम। और अगर ये लेंथ लोगे तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा वो लिखेंगे, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी हाइड होगा ये ना, v इक्वल टू स्क्वायर रूट वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अब ये रिजल्टेंट है कि नहीं, अब रिजल्टेंट क्या होगा, अब ये रहे हाइपोटेन्यूज, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो उससे निकालेंगे, तो ये हो गया। अब अगर वो ये पाथ ले, मान लो ये पॉइंट सी है, तो डाउन द स्ट्रीम कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मान लो ये डिस्टेंस x है, तो डाउन द स्ट्रीम डिस्टेंस कवर x इक्वल टू
कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन इनटू टाइम, जितने टाइम में वो क्रॉस करेगा उतने देर तक रिवर के डायरेक्शन में भी मोशन करता रहेगा। तो अब डायरेक्टली अपोजिट बैंक पर नहीं पहुंच करके इतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो चला जाएगा जिस तरफ वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ पर नहीं पहुंचेगा। और दोनों कभी मिनिमम हो ही नहीं सकता। अगर टाइम मिनिमम है तो पाथ लेंथ मिनिमम नहीं होगा, अगर पाथ लेंथ मिनिमम है तो टाइम मिनिमम नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह के क्वेश्चन फिर पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब इसमें एक न्यू टॉपिक है आपका, दो अभी बड़े बड़े टॉपिक हैं और 3 दिन में हमको पूरा कवर करके उसका थ्योरी भी इसके न्यूमेरिकल भी बताने हैं। तो 2 टॉपिक और है, मोशन इन ए प्लेन है, मोशन इन ए प्लेन। तो ये देखिए, पहला है प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म नहीं, केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन इन ए किसमें है, लॉज ऑफ मोशन में है। कहाँ है, लॉज ऑफ मोशन में। वहां पर जब सर्किल का मोशन बताया जाता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, जिसमें साइकिलिस्ट का बेंडिंग है ना, टर्निंग ऑफ कार है, रेलवे है, या वर्टिकल मोशन इन वर्टिकल सर्किल, ये सब पार्ट जो है इसमें है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो हमारा ये जो सर्कुलर मोशन है, मोशन इन ए प्लेन, उसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल क्या कवर करेगा, वो कांस्टेंट स्पीड रहेगा। ये याद रखिए, क्या रहेगा, वेलोसिटी नहीं, कांस्टेंट स्पीड। तो अगर कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के अबाउट या सेंटर के अबाउट सर्किल के मोशन कर रहा हो विथ कांस्टेंट स्पीड, देन मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, जब हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं या थ्रो करते हैं तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। पार्टिकल सीधे ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन एक्सीलरेशन 0 नहीं हुआ, फिर वो डाउनवर्ड मोशन करता है और जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया उसी पॉइंट पर रिटर्न होता है। तो जो इस तरह का मोशन है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। अब अगर किसी बॉडी को हम सर्टेन एंगल पर थ्रो करें विथ द हॉरिजॉन्टल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री तो वर्टिकल हो जाएगा, तो 90 डिग्री ना हो, 90 से कम हो या 90 से अधिक हो, 90 से अधिक होगा दूसरे तरफ चला जाएगा, 90 से कम होगा तो एक साइड चला जाएगा। तो इन जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या लेते हैं, ए बॉडी इज थ्रोन मेकिंग एट एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, लेस देन 90 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो जब उसका मोशन होगा तो इस टाइप का होता है। देखिए यहां से थ्रो किया गया, यहां पर वो पहुंच रहा है along दिस पाथ, तो इस तरह के मोशन को क्या कहा गया, प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो ये पाथ मिला इसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। ये क्या कहलाया, ट्रेजेक्ट्री। अब यहां से O से लेकर के A तक जितना वो टाइम लेगा उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। O से A तक का जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। जितना वो हाइट कवर करेगा, मैक्सिमम हाइट,
इतना हाइट गेन कर लिया। जिस पॉइंट से इसको थ्रो किया गया उसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल पॉइंट और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस एंगल से इसको थ्रो करेंगे, एंगल से, वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये होता है लेस देन 90 डिग्री। जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी टू व्हिच द बॉडी इज थ्रोन या प्रोजेक्टेड कि नहीं, मैक्सिमम हाइट अटेन। तो जो हाइट गेन करेगा वो मैक्सिमम हाइट होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी, क्योंकि जहां से थ्रो किया वहां पर पहुंचेगा नहीं कि नहीं। तो इसका एक जनरल इक्वेशन है, जो पाथ होगा उसको क्या कहेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, या उसका नाम है ट्रेजेक्ट्री, उसको क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। तो इसका एक जनरल इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हम देखें पहले क्या है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसमें बहुत बड़े बड़े रिजल्ट निकलेंगे, जान लीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत बड़े बड़े रिजल्ट होते हैं इसके। देखिए यहाँ एक फिगर ले रहा है, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये लिया वाई एक्सिस। किसी बॉडी को इस ओरिजिन से थ्रो किया गया मेकिंग एट सर्टेन एंगल, और उसका इस तरह से मोशन हुआ। इसका इनिशियल वेलोसिटी है u और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा। तो पहले तो वेलोसिटी को, अब इसमें वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी किससे है, हॉरिजॉन्टल से सर्टेन एंगल लेस देन 90। तो हम वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए एक वेक्टर है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा। तो अब ये कंपोनेंट जो आएगा वो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ u, इसको हम ux लिखें। तो जिस तरफ एंगल होता है कौन सा कंपोनेंट होता है, cos, क्या होता है, cos थीटा। तो ये हो जाएगा u cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ u, तो ये हो जाएगा uy। तो इसको क्या लिखेंगे, u sin थीटा। तो इसमें दो वेलोसिटी कंपोनेंट है, एक ये आया, देखिए ये हो गया ux, और एक ये आ गया, ये हो गया uy। तो uy इक्वल टू u sin थीटा j कैप, अगर आई जे के यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखें, और ux क्या होगा, u cos थीटा आई कैप वेक्टर के टर्म में। जब ये पार्टिकल मोशन करेगा तो वर्टिकल मोशन भी होगा ड्यू टू दिस वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बट देयर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। क्यों, हम एयर फ्रिक्शन है उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो अगर एयर फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल माना जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, फोर्स ड्यू टू द अर्थ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसीलिए उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो जो वर्टिकल मोशन है वो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, और जो हॉरिजॉन्टल मोशन है मोशन विदाउट एक्सेलरेशन है, मोशन विदाउट एक्सेलरेशन है। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है
तो वेलोसिटी में कोई चेंज होगा? कौन से कंपोनेंट की? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा कि नहीं। और वर्टिकल वेलोसिटी में, वर्टिकल में ग्रेविटी है तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी घटेगा, हाईएस्ट पोजीशन पर 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि वो डाउनवर्ड आएगा। तो वहां से यहां तक देखिए मिड पॉइंट तक बॉडी ऊपर जाता है और हॉरिजॉन्टल चलता है, और नेक्स्ट हाफ में बॉडी डाउनवर्ड आता है और हॉरिजॉन्टल चलता है। तो यहाँ जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल, ये भी रहेगा ux, यहाँ जो है ये भी रहेगा ux, यहाँ जो है ये भी रहेगा ux, यहाँ भी जो है वो भी रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। अब मान लो कुछ यहाँ तक आया हो, ये पॉइंट है A और इसका कोऑर्डिनेट है x और y, यहाँ तक आने में कुछ टाइम लेगा ना कि नहीं लेगा? मान लो t सेकंड में A पर पहुंचा। इफ पार्टिकल प्रोजेक्टेड with velocity u at an angle theta less than 90 degree with horizontal, दो मोशन कंसीडर करेंगे, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है? नो एक्सीलरेशन, नो एक्सीलरेशन। तो अगर एक्सीलरेशन नहीं है तब क्या होगा? डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तब तो यही लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना स्पीड है? ux, हॉरिजॉन्टल क्या स्पीड है? ux। कितनी वेलोसिटी है? ux इंटू आई, ux इंटू आई कैप। वर्टिकल स्पीड क्या है? u साइन थीटा, और वेलोसिटी क्या है? u साइन थीटा जे कैप, कि नहीं? स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर में है, और स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड है। तो अब यहाँ पर वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, हमने तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकाल लिया। तो आप चाहें तो स्पीड ही ले सकते हैं, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर ये यहाँ पर पहुंच रहा है AXY, तो XY क्या है? कोऑर्डिनेट। XY क्या है? तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है? x, और वर्टिकल कितना है? y। तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या हो जाएगा? x अपॉन t। अब यहां देखिए u क्या है? ux है, u cos थीटा इक्वल टू x अपॉन t। तो t कितना होगा? x अपॉन u cos थीटा। एक इक्वेशन ये ले ली, यही हुआ ना, क्योंकि कोई एक्सीलरेशन नहीं है। और वर्टिकल के लिए दूसरा हमारा क्या है? वर्टिकल मोशन है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी है ये क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। तब कौन सा इक्वेशन होगा? डिस्टेंस इक्वल टू, अब ये होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह है जनरल इक्वेशन। अब यहाँ डिस्टेंस कितना हुआ? वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? y। कितना है? तो इसी के जगह आप लिखेंगे y इक्वल टू u क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी, तो यहाँ लिखेंगे u y इंटू टी प्लस
हाफ ए के जगह पर माइनस जी, ऊपर जा रहा है बॉडी, और इंटू टी स्क्वायर, यही आया। यहां से ये क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर कितना लिए हैं, वाई। वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, यू वाई, और टाइम क्या है, टी। अपवर्ड के लिए जी माइनस जी, डाउनवर्ड के लिए प्लस जी, तो यहां माइनस जी लिखे हैं। क्लियर है ना। अब टी की वैल्यू रख दे तो देखिए क्या मिला, y इक्वल टू यू वाई है यू साइन थीटा, और इंटू टी ये है एक्स अपान यू कॉस थीटा, एक्स अपान यू कॉस थीटा, माइनस ये प्लस माइनस माइनस हाफ जी, और टी का स्क्वायर माने यू अपान एक्स अपान यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये यू कैंसिल कर दो, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन। तो अब ये आ गया y इक्वल टू, यहां पर है एक्स टेन थीटा, माइनस ये हाफ एक्स का स्क्वायर आया, अपान ये 2 यू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू जी, ये आया आपका ट्रेजेक्ट्री। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। जनरल इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू जी। तो ये जनरल इक्वेशन है। कि नहीं। अब ये जनरल इक्वेशन में एक्स का पावर कितना है, स्क्वायर है, 2 पावर है मैक्सिमम, और वाई का सिंगल पावर है। तो ऐसा एक ही फिगर होता है जिसमें एक कोऑर्डिनेट लीनियर हो और दूसरा क्वाड्रेटिक हो, पैराबोला। बाकी एक सर्किल है जनरल इक्वेशन, तो दोनों स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। पैराबोला में एक स्क्वायर दूसरा लीनियर। हाइपरबोला, इलिप्स, इन ऑल द 3 फिगर्स सर्किल, हाइपरबोला, इलिप्स, x and y both are quadratic. Only in parabola one is quadratic, other is linear. तो जो पर्टिकुलर केस होते हैं पैराबोला के, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। ये चारों एक्सिस में पॉजिटिव और नेगेटिव, ऊपर और नीचे, ये 4 इक्वेशन बनते हैं। उसी तरह का ये भी है कि नहीं, लेकिन अब ये उस फॉर्म में नहीं है ना। जनरल इक्वेशन जो बनेगा एक्स वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू जी। तो ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इट इज पैराबोलिक। लिखिए, लिख लिया यहां तक, लिखो। सिंस द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, since the equation of trajectory is quadratic in x, is quadratic in x and linear in y, linear एक पावर, linear in y, it represent a parabolic equation, it represent a parabolic equation। अब इसमें बड़े बड़े रिजल्ट और हैं, है ना।
कौन से रिजल्ट हैं, कितना मैक्सिमम हाइट ये गेन करेगा, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्या हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, और उन्हीं पर बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं। तो पहले कुछ प्रॉपर्टी में डिस्कस कर दूंगा। प्रॉपर्टीज क्या है, जब इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो क्या कांस्टेंट है और क्या चेंज होता है, मेन पार्ट ये है। लिखिए, इन प्रोजेक्टाइल मोशन नंबर 1, क्या नहीं चेंज हो रहा है ये बताइए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। दूसरा, एक्सीलरेशन नहीं चेंज हो रहा, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है ना, -g ऊपर के लिए, डाउनवर्ड के लिए +g, तो पूरे में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वो नहीं चेंज होगा। तीसरा, टोटल एनर्जी को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो इन द प्रोजेक्टाइल मोशन नंबर 1, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ब्रैकेट में लिख लो u cos थीटा, कामा एक्सीलरेशन ब्रैकेट में लिखो स्मॉल g, एंड मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या ब्रैकेट में लिख लो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ये कभी नहीं बदलते हैं। क्लियर। नंबर टू, अब क्या बदलेगा ये बताओ, बदलेगा क्या, वर्टिकल वेलोसिटी बदलेगा ना, तो टोटल वेलोसिटी भी चेंज होगा। वर्टिकल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो घटेगा। काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाएंगे तो घटेगा, नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। मोमेंटम, ये सब चेंज होते हैं। क्या चेंज होता है, लिखो। नंबर 2, वर्टिकल वेलोसिटी ब्रैकेट में लिख लो u sin थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, कामा टोटल वेलोसिटी u, वेक्टर u है, कामा पोटेंशियल एनर्जी, कामा काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है, एंड मोमेंटम चेंजेज विथ टाइम, अब देखिए कितना मोमेंटम चेंज हुआ। पहले तो यह है कि कितना मोमेंटम चेंज हुआ, यही सब पूछा जाएगा। ऐसे बॉडी को थ्रो किया, यहां पर पहुंचा और यहां पर पहले था, वर्टिकल वेलोसिटी यहां पर कितनी है, ui है कि नहीं, और यहां पर क्या है, हाँ -ui है, वेक्टर लब लिखेंगे। यहां अपवर्ड था और जब यहां पहुंचेगा तो वही वेलोसिटी डाउनवर्ड होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना था, ये था ux, और यहां पर भी यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही है, यहां भी ux था, यहां भी, तो देयर इज नो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कि नहीं, नो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम along
एक्स एक्सिस, तो डेल्टा पी एक्स इसको लिखते हैं ऐसे, ये है 0, बट देयर इज चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, तो ये है बट चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कितना है भाई, डेल्टा पी वाई कितना होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल कितना होगा, माइनस एम वी वाई मास इंटू वेलोसिटी, माइनस एम वी यू वाई, तो ये है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो एम यू वाई कितना हुआ, -2 एम यू वाई, या हो गया -2 एम, ये हो गया यू साइन थीटा, दिस इज चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, तो दिस इज टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम, कितना आया, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं है, वाई एक्सिस के अलोंग चेंज ऑफ मोमेंटम है, और माइनस साइन क्यों आया, लॉस ऑफ मोमेंटम इसको कहते हैं, निगेटिव आया तो मतलब लॉस ऑफ मोमेंटम, अपवर्ड बॉडी का मोशन था, अब कहाँ है, डाउनवर्ड मोशन है, और चेंज ऑफ मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसी को यहाँ चाहे ऐसे लिख सकते थे, डेल्टा पी वाई तो फाइनल मोमेंटम, तो इसको लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई इनिशियल, तो फाइनल ये है, मास बॉडी का मान लो एम है, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो ये लिखा माइनस एम इंटू यू आई माइनस, और ये इनिशियल एम इंटू यू आई, तो इतना चेंज इन मोमेंटम हुआ, क्लियर हो गया, तो इतना चेंज इन मोमेंटम है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखो क्या है, चेंज इन वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 टू मैक्सिमम टू 0, और फिर 0 टू मैक्सिमम, इतना चेंज है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्राउंड लेवल पर जहां से प्रोजेक्ट किया वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगा 0, और हाईएस्ट पोजीशन पर क्या होगा, मैक्सिमम, तो mgh, तो जब h निकाल लेंगे हाईएस्ट पोजीशन पर, तो मोमेंटम क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, और हाईएस्ट पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी नॉट 0 एट हाईएस्ट पोजीशन, ये लिखा, ये लिख लिया, चलो लिखो, देयर इज ए चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, there is a change of kinetic energy at the highest position, kinetic energy becomes at the highest position, kinetic energy becomes minimum and potential energy becomes maximum. अब एट द हाईएस्ट पोजीशन यहां देखिए कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ कि नहीं, यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गया, यहां वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गया 0, और पहले वर्टिकल वेलोसिटी कितना था, ui था, तो और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, ux था, ux है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो डेल्टा के अलोंग वाई एक्सिस हुआ, डेल्टा के अलोंग वाई एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ, कितना, हाफ एम और यू वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। इतना ही तो चेंज हुआ, पहले इतना था बाद में हो गया 0, तो चेंज कितना आया, ये इतना तो चेंज आया। अब पोटेंशियल कितना आया, टोटल एनर्जी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या उसकी वैल्यू लिख लीजिए हाइट के टर्म में, इसमें लिख लें हाइट के टर्म में। चलिए अगले दिन फिर आगे बहुत सारा टॉपिक है, इसमें उसको डिस्कस करेंगे।